मित्रों नमस्ते, मैं आशीष आप लोगों के समक्ष लेकर के आ गया हूँ एक नई जानकारी। ये जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत खास भी है क्योंकि ग्राम पंचायत विकास योजना अब बनना चालू हो गया है संपूर्ण देश में। डिसेंट्रलाइजेशन के जो थ्योरी है, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण जो हमारी सरकार करना चाहती है हम सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बना ही इसलिए ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके। क्योंकि ये सही भी है कि केंद्र सरकार नहीं जानता है कि गांव में रहने वाला आदमी के घर का रोड ठीक है कि नहीं है, गांव में रहने वाला का आदमी का नाली ठीक है कि नहीं। वो गांव में रहने वाला आदमी ही जान पाएगा कि वहाँ का नाली ठीक है कि नहीं है और वहाँ का व्यवस्था कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, वो गांव का वही आदमी बना सकता है, उसको कर सकता है। तो इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण अत्यंत आवश्यक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम मतलब पंचायती राज व्यवस्था का मूलभूत कारण ही यही था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से हो, किस प्रकार से शक्ति ग्राम पंचायत तक पहुंचे, ग्रामीणों तक पहुंचे, किस प्रकार से। अब इससे आगे बढ़कर के ग्राम पंचायत विकास योजना एक नवीन योजना सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। 2015 से ये चालू हुआ है, लगभग 2015 से कि GPDP ग्राम पंचायत विकास योजना, हमारे गांव हमारी योजना। हमारे गांव के लोग ही अपने लिए अपने सुविधा के अनुसार से योजना बनाएं आगामी एक वर्ष का, कि इस एक वर्ष में आगामी वर्ष में ग्राम पंचायत क्या क्या काम करने वाली है और इससे ग्राम पंचायत के पास कुल कितना पैसा है और उस पैसे से वो क्या क्या करेगी। ठीक है, ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम पंचायत के सारे लोग मिलजुल करके बना। मित्रों, मेरे चैनल का नाम नॉलेज अबाउट लाइफ है। इसमें ये लाल कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब का बटन, तो आप लोगों को बस ये सब्सक्राइब का बटन दबा लेना है और इसके साथ में ही ये घंटा भी आप लोगों को प्रेस कर लेना है। ऐसा करने से होगा ये कि मैं जब जब नई नई वीडियो डालूँगा तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन तत्काल मिलता जाएगा। बनाते हैं और इससे होता ये है, सामूहिक रूप से योजना बनता है तो भ्रष्टाचार भी होने का संभावना नहीं होता है। तो ये ग्राम पंचायत विकास योजना के कुल 10 चरण हैं। तो ग्राम पंचायत विकास योजना के टोटल 10 चरण हैं। 10 चरणों में स्टेप बाय स्टेप इसमें काम करना है। जैसे पहला चरण है वातावरण निर्माण और प्रचार प्रसार। ग्राम पंचायत विकास योजना बनने वाला है, इसका पर्याप्त रूप से वातावरण प्रचार प्रसार होना चाहिए। गांव के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे गांव का आगामी वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना बनने वाला है। मतलब कि हाँ, आगामी वित्तीय वर्ष में हमारे ग्राम पंचायत में क्या क्या काम होने वाले हैं, ये योजना गांव पंचायत के द्वारा बनाने वाली है। अगर हमको इस बारे में पता होगा तभी हम अपने ग्राम पंचायत में अपना काम या अपने महत्व की बातों को जुड़वा सकते हैं। तो इसलिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। दीवार लेखन हो सकता है, लेटर के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है, इत्यादि जो भी साधन हैं और उन समस्त साधनों का उपयोग करके ग्राम पंचायत के लोगों को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है, इसका दूसरा चरण है वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण, डेवलपमेंट स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, तो हमारा ग्राम पंचायत अभी कहाँ पे है, ठीक है, और हमको एक वर्ष में हमको क्या उपलब्धि इसमें हासिल करना है, ये महत्वपूर्ण है बिंदु है। तो यही इसका दूसरा चरण है कि वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण, हमारा ग्राम पंचायत अभी कहाँ है और एक साल के में जो हम डेवलपमेंट कर देंगे वहाँ हम कहाँ पर जाना चाहते हैं। तो इसका तीसरा चरण है रिसोर्स निर्माण और साझा करना। तो हम हमारे गाँव का विकास तो करना चाहते हैं, लेकिन इस विकास करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। वो पैसा हमारे ग्राम पंचायत के पास कितना है ना, और उस पैसे का हम कहाँ किस चीज़ में उपयोग करेंगे। जैसे विकास, अगर रोड का बनना भी विकास है और रेलवे प्लेटफॉर्म का भी बनना विकास है और हवाई जहाज का भी बनना विकास है। हवाई जहाज से उड़ना भी, एयरपोर्ट भी बने तो वो भी विकास ही है। लेकिन सबसे पहले हमको आवश्यकता पूरी करनी है तो सबसे पहले तो रोड चाहिए हमको। इसलिए हमारे पास कितना पैसा है, किस किस साधन से हमारे पास पैसा आ रहा है और उस पैसे का हम किस प्रकार से उपयोग करें, सर्वोत्तम हित के लिए किस प्रकार से उपयोग करें। तो यही है रिसोर्स इन्वेलप। ग्राम पंचायत के पास बहुत प्रकार से पैसे मिलते हैं। जैसे केंद्र सरकार 14वां वित्त 15वां वित्त के माध्यम से पैसा देता है, राज्य सरकार भी पैसा देता है मूलभूत के हिसाब से। इसके बाद अनेक योजनाओं के माध्यम से पैसा मिलता है, जैसे मनरेगा का पैसा मिलता है, स्वच्छ भारत मिशन का पैसा मिलता है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिलता है, कृषि विभाग से के बहुत सारे योजनाओं के माध्यम से मिलता है, स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा
विभाग से मिलता है, महिला बाल विकास से मिलता है। मैंने पंचायत राज के अंतर्गत जो 29 विषय हैं, उन 29 विषयों में काम करने वाले जितने भी विभाग हैं वो अपनी अपनी योजना का इम्प्लीमेंट ग्राम पंचायत में करती हैं और गांव के लोगों को उससे फायदा होता है। तो वो भी पैसा कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत का भी पैसा है, तो उस पैसे को भी जोड़ना है। इसके बाद ग्राम पंचायत अपने स्वयं भी पैसा उगाही करता है, मतलब पैसा कमाता है ग्राम पंचायत। कैसे? किराया का मकान दुकान बना करके, है ना। इसके बाद भूमि का नामांतरण इत्यादि करके, इसके बाद बहुत विभिन्न प्रकार का शुल्क लेकर के। तो ये इन सारे पैसों को कुल टोटल हमारे ग्राम पंचायत के कितना पैसा आ रहा है और इस पैसे को हम कैसे कैसे विकास करेंगे, यही है रिसोर्स एनवेलप निर्माण। ठीक है। चौथा है आवश्यकताओं की पहचान और प्राथमिकीकरण एवं कार्य का निर्धारण। तो हमारे ग्राम पंचायत की सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है? सबसे पहले तो हमको मूलभूत को करना पड़ेगा ना, क्योंकि सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि गाँव में रोड हो, पानी हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, है ना। इसके बाद ही हम ऊंचा ऊंचा ख्वाब देखेंगे हवाई जहाज का। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमारे जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। न्यूनतम आवश्यकताओं के बाद आगे का विकास करेंगे। तो यही है चौथा चरण, आवश्यकताओं की पहचान, प्राथमिकीकरण और कार्य का निर्धारण। ठीक है। फिर पांचवा चरण जीपीडीपी बनाने में पांचवा चरण है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का अभिलेखीकरण और प्रस्तुति तैयार करना। तो ये है पांचवा चरण। मैंने ग्राम पंचायत का विकास योजना जो है बना लेंगे जब कागज में, तो इसका हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, इसका अभिलेख तैयार करेंगे और समस्त ग्रामवासियों को दिखाएंगे कि देखिए भाई हम आगामी वर्ष में ग्राम पंचायत के लिए ये एक प्रस्ताव रखे हैं और ये इस विषयों पर काम किया जाएगा ग्राम पंचायत में और हमारे ग्राम पंचायत में विकास होगा। तो ये है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का अभिलेखीकरण, प्रस्तुति तैयार करना। इसके बाद है छठा, अब जब हमने ग्राम पंचायत विकास योजना का प्लान, जीपीडीपी का प्लान बना लिया तो उसको ग्राम सभा में हमको अनुमोदन करवाना है और यही है छठा चरण। सातवां चरण है जनपद पंचायत द्वारा संकलन एवं जिला कमेटी द्वारा अनुमोदन। तो ये है हमारा सातवां चरण की जो जीपीडीपी प्लान हमने बनाया, ग्राम सभा ने अनुमोदन किया, वो फिर हमने जनपद पंचायत उसको संकलित भेज देंगे। जनपद पंचायत उसको संकलन करेगा, उसको जिला पंचायत भेजेगा और इसके जिला कमेटी उसको अनुमोदित करेगी। आठवां है जिला स्तर पर आकलन संकलन। तो जो हमने जनपद पंचायत को भेजा है, जनपद पंचायत उसको जिला पंचायत भेजेगा, तो जिला पंचायत उसको संग्रहित करेगा और संकलित करेगा। नौवां है प्रकलन तैयारी स्वीकृत तथा ग्राम पंचायतों को अनुमोदित कार्य योजना वापस भेजना। मतलब जिला पंचायत जो है उसको अनुमोदित करेगा और अनुमोदित करके उसको ग्राम पंचायत वापस भेज देगा। 10वां है कार्य क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण। तो मतलब 10वां ये है कि कार्य क्रियान्वयन और अनुश्रवण, मतलब अब जब जिला पंचायत भेज देगा जीपीडीपी का प्लान तो उस प्लान को क्रियान्वयन करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जीपीडीपी का प्लान है। परिस्थिति, इसके अंतर्गत वर्तमान स्थिति का आकलन किया जा सकता है। उदाहरण कुपोषण की स्थिति क्या है, कितने बच्चे गंभीर कुपोषित हैं, कितने आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि। ठीक है। तो ये वर्तमान में जो है। फिर मुद्दे, बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए ग्राम पंचायत में पर्याप्त आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, जो है वहाँ पेयजल व्यवस्था नहीं है या बाल मित्रक शौचालय नहीं है। अनुशंसाएं, इस भाग में ग्राम पंचायत द्वारा जन भागीदारी से चिन्हांकित आवश्यकताओं सुझावों को लिखा जाएगा। ठीक है। अब रिसोर्स इनवेलप, रिसोर्स इनवेलप मैं पहले भी बता दिया हूँ, केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार का पैसा और पंचायत का अपने राजस्व का पैसा तो होगा ही। इसके साथ ही क्या, कृषि विभाग का पैसा, पशुपालन विभाग का पैसा, उद्यानिकी का पैसा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास का पैसा, महिला एवं बाल विकास का पैसा, शिक्षा विभाग का पैसा। इन सारे विभाग जो हैं उनके जो कर्मचारी हैं, जैसे कृषि विभाग का कर्मचारी कृषि विकास विस्तार अधिकारी, पशुपालन का कर्मचारी है AVFO, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कर्मचारी है रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, है ना। महिला एवं बाल विकास का कर्मचारी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा का जो है कर्मचारी है प्रधान पाठक शिक्षक। इन सारे लोगों से उनके विभाग का जानकारी लेना है और जीपीडीपी में शामिल करना है क्या इनके विभाग से कितना कितना पैसा आने वाला है पंचायत में। ठीक है ना। तो ये कहानी है। अब जो ग्राम पंचायत है उसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे एक ग्राम पंचायत बनाया जाएगा और काम करेगा, ये महत्वपूर्ण बात है ना।
ये ग्राम पंचायत का सिद्धांत क्या है? तो इसका 4 सिद्धांत है। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए 4 प्रमुख सिद्धांत है। पहला, समावेशी एवं विकासोन्मुखी। हम जो जीपीडीपी बनाएंगे अपने ग्राम पंचायत के लिए, वो कैसा बनाएंगे? वो समावेशी होना चाहिए और विकासोन्मुखी होना चाहिए, इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरा, लिंग संवेदी, जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। तीसरा, ग्राम पंचायत केंद्रित। चौथा, वंचित समूहों को प्राथमिकता हम देंगे इसके माध्यम से, है ना। तो पहला बिंदु था, क्या था? समावेशी एवं विकासोन्मुखी, है ना। तो इसका क, आर्थिक विकास, कृषि एवं सिंचाई से ही संबंधित क्षेत्र। दूसरा है, स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन एवं उत्पादन, सामाजिक उद्यम, सूक्ष्म उद्यम। स्थानीय सेवाएं हैं 14वें 15वें वित्त की अनुशंसा के अनुसार। और वित्तीय समावेशन है ताकि ग्राम पंचायत के समस्त लोगों को वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने का समान अवसर मिल सके। ख, अधोसंरचना विकास। अधोसंरचना के विकास में यह बात ध्यान रखा जाए कि इन अधोसंरचनाओं से समाज के सभी वर्गों को आवश्यकता अनुसार लाभ मिल सके, ठीक है ना। विशेषकर वंचित समुदाय के लोगों को विकास को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो भी ग्राम पंचायत है, इसका मूलभूत कहानी तो यही है कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले और सामाजिक न्याय के साथ उनका आर्थिक विकास हो। अब इसमें एक और चीज है, ग्राम पंचायत विकास योजना बनाते समय लो कॉस्ट और नो कॉस्ट को भी ध्यान की गतिविधि को ग्राम पंचायत विकास योजना में डालना है। लो कॉस्ट माने कम से कम लागत, नो कॉस्ट कम से कम लागत या नहीं के बराबर लागत। और हम ग्राम पंचायत विकास योजना में ऐसे कार्यक्रम को डाल सकते हैं जिसमें कम से कम पैसे लगे और लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है ग्राम पंचायत में ज़्यादा हो। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमारे ग्राम पंचायत में कोई एक ग्राम पंचायत में स्कूल है, स्कूल का कोई बच्चा है, ठीक है, और वो स्कूल का बच्चा जो है 10वीं या 12वीं में स्टेट लेवल पे अच्छा नंबर लाता है, तो ग्राम पंचायत उसको पुरस्कृत करती है। अब उसको पुरस्कृत ग्राम पंचायत ने 10 रुपये दे करके किया या 50 रुपये या 1000 रुपये दे करके किया, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है पूरे ग्राम पंचायत के बच्चे लोगों के ऊपर पड़ेगा। पूरे ग्राम पंचायत के बच्चे देखेंगे कि अरे मेरे बगल के मेरे सहपाठी को इनाम हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच दे रहे हैं, तो क्यों ना हम भी मेहनत करें और हम भी इनाम लें। तो ये कम पैसे में अच्छा वो हो सकता है, ठीक है। ये हो गया एक उदाहरण ये हो गया कि क्या कुछ ग्रामीण स्वयं मिल करके तालाब सफाई कर दें, क्या रोड सफाई कर दें, सरना पूजा स्थल को का सौंदर्यीकरण कर दें, है ना। तो इसमें जिस काम में कम से कम पैसे, जो काम कम से कम पैसे में हो जाए या फिर एकदम श्रमदान पर हो जाए और उसका इम्पैक्ट माने ग्रामीणों पर प्रभाव जबरदस्त रूप से पड़े, उसको लो कॉस्ट और नो कॉस्ट में हम मानेंगे। और प्रत्येक ग्राम पंचायत को ऐसा करना चाहिए। ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो नेता है ग्राम पंचायत का, और नेता के पास इतना पावर होना चाहिए, इतना विल पावर होना चाहिए कि वो अगर बोल दे तो ग्रामीण उसकी बात को माने, ठीक है। तो ये है। अब ग्राम पंचायत विकास योजना जो हम योजना बना रहे हैं, जो इसके 10 चरण मैंने आपको बताया, वो किस आधार पे बनेगा? तो एसडीजी आधार पे बनना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से बनना चाहिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं क्या? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो भी हम योजना बनाने वाले हैं हमारे ग्राम पंचायत के लिए, उसका पहला जो बिंदु है, जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए गरीबी का अंत कर दें। दूसरा, शून्य भुखमरी। तीसरा, अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण। चौथा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समतुल्यता। छठवां है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सातवां है सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। आठवां है सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास। नौवां है उद्योग नवाचार और मूलभूत संरचना। 10वां है असमानताओं में कमी। 11वां है सामुदायिक शहरें एवं समुदाय। 12वां है जिम्मेदार खपत तथा उत्पादन। 13वां है जलवायु कार्यवाही। 14वां है जल के नीचे का जीवन। 15वां है भूमि पर जीवन। 16वां है शांति न्याय एवं सशक्त संस्थान। और 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो ये 17 बिंदु हैं। इन 17 बिंदु को मानक बिंदु मान करके हमको ग्राम पंचायत विकास योजना का डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए। अब पहला बिंदु जैसे है गरीबी का अंत। हम ऐसा कैसे प्लान बनाते भाई कि जिससे गरीबी लोगों की गरीबी दूर हो जाए? एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि मान लीजिए मेरे ग्राम पंचायत में 50 लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जीते हैं। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लिए कि ठीक है, ये 50 लोगों में से 20 लोग तो ऐसे हैं जिनके पास भूमि है लेकिन भूमि अच्छा नहीं है
है ना, उसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो क्यों ना हम मनरेगा के अंतर्गत उनका भूमि सुधार समतलीकरण करवा दें, सिंचाई की व्यवस्था करवा दें। सिंचाई की व्यवस्था करवा देंगे तो भूमि तो वो लोग खेती करने लगेंगे, और जब वो खेती करने लगेंगे तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। तो ये हो गया ना, वो गरीबी से ऊपर उठ जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमको उन 400 लोगों पर बनाना है प्लान कि हम उनको कैसे गरीबी से दूर कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने ये दे दिया। और क्या एग्जांपल हो सकता है? क्या किसी जैसे लाइवलीहुड कॉलेज में उनको लोगों को प्रशिक्षण दे के उनकी गरीबी दूर कर सकते हैं क्या? ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि ग्राम पंचायत उनको दुकान बना करके किराए पर दे दे, ठीक है, इससे उनकी गरीबी दूर। तो ये विभिन्न एक उपाय बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों की गरीबी को दूर से कर सकते हैं, और यही इसका पहला बिंदु है, गरीबी का अंत। ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, जो सचिव है, उसको मालूम है कि मेरे ग्राम पंचायत में कुल कितने लोग हैं जो गरीब हैं, और उनके लिए प्लान बना करके हम उनको गरीबी से दूर कर सकते हैं। दूसरा है शून्य भुखमरी। तो शून्य दूसरा लक्ष्य है SDG का, शून्य भुखमरी। अब सब कि मैंने कोई भी आदमी भूख से नहीं मरना चाहिए, तो इसके लिए भारत सरकार ने पहले ही खाद्य सुरक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया है। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति भूख से मरता है तो ये जिम्मेदारी उस मतलब ये गलती जो है वो सरकार की मानी जाएगी। तो इसलिए पंचायत को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पंचायत में कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे। इसके लिए अधिनियम ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके लिए खाद्य भी पंचायतों को मिलता है, ठीक है। तो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी भूख से मरने की स्थिति है, तो उसके पास पंचायत में रखा हुआ खाद्य पदार्थ पहुंच जाए और वो भूख से न मरे। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण। अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, तो ग्राम पंचायत में GPDP बनाते समय ये प्लान बनाना है कि हम ग्राम पंचायत के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण कैसे दे सकें, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं किसी ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ और मुझे ये बनाना हो अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, तो मैं देखूंगा कि मेरे ग्राम पंचायत में डॉक्टर आता है कि नहीं आता है, नर्स है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो मैं उसके यथा योग्य का काम करूंगा। हो सकता है अगर मेरे पास ग्राम पंचायत के पास पैसा हो तो ग्राम पंचायत अपने से खरीद करके एम्बुलेंस खरीद सकती है, ठीक है, वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, सही समय पर टीकाकरण करवा सकती है, टीकाकरण का आयोजन करवा सकती है। तो इस प्रकार से भांति भांति के उपाय कर सकती है, और ऐसा करना ही है GPDP में भी, है ना। अगर हो सकता है कि उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति चरमरा गया हो, बिल्डिंग टूट गया हो, तो उसको ठीक करवा दें हम। फिर आगे आते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो GPDP बनाते समय भी हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है ना। कैसे ध्यान देना है? अगर हमारे स्कूल का बिल्डिंग टूट गया हो तो उसको सुधरवा देना है। हमारे ग्राम पंचायत में जो स्कूल है वहाँ शिक्षक उच्छा नहीं है, तो उसका व्यवस्था करना है कि शिक्षक हो। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे ग्राम पंचायत में कोई स्कूल है और उसमें गणित का शिक्षक ही नहीं है। बार बार आवेदन देते हैं, लेकिन आवेदन देने के बाद भी शिक्षा विभाग स्कूल में शिक्षक नहीं भेज पा रहा है। तब की स्थिति में पंचायत क्या करे? तो पंचायत किसी योग्य शिक्षक को कुछ दिनों के लिए वहां पे रख ले शिक्षक के रूप में, और उसका भुगतान जो है पंचायत अपने तरफ से कर दे। पंचायत के पास स्वयं का राजस्व तो होता ही है ना, तो उससे कर दे। तो ऐसा भी कर सकता है। तो इस प्रकार का करना ही है GPDP में भी अपना सोच करके, ठीक है। या फिर ट्यूशन के लिए व्यवस्था कर दे ग्राम पंचायत। हमारे ग्राम पंचायत में मैंने किसी शिक्षक को रख ले जो ट्यूशन पढ़ाए मेधावी छात्रों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाए। तो इस प्रकार से पंचायत के पास अगर अपने पास पैसा है पंचायत के पास, तो वो करवा सकती है, और करवाना भी चाहिए, है ना। इसके बाद है लैंगिक संतुलिता। तो ग्राम पंचायत को ये सुनिश्चित करना है कि हमारे उसके ग्राम पंचायत में जो GPDP बन रहे हैं उसमें ये व्यवस्था किया जाए कि लैंगिक समतुल्यता हो, लड़का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, और यदि भेदभाव होता हो तो उस भेदभाव को समाप्त करना है, ठीक है। आगे अच्छा स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। तो सब मूलभूत बातें, स्वच्छ जल माने आदमी को पीने के लिए स्वच्छ जल मिले और स्वच्छता मिले। स्वच्छता के लिए शौचालय बढ़िया से बना हुआ हो, यदि किसी के यहाँ नहीं बना है तो बनवाया जाए। अगर कोई फिर भी स्वच्छता का नियम के पालन नहीं कर रहा है तो ऐसी व्यवस्था करें कि वो पालन करे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, स्वच्छ पेयजल के लिए चापाकल की व्यवस्था हो, है ना। तो ये सब करना है, और ये सब में अगर कोई किसी चीज़ की आवश्यकता है तो GPDP में इसको जोड़ना भी है, ठीक है। फिर 7वां लक्ष्य है सस्ती ऊर्जा।
सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, तो लोगों को स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा मिले, इसकी व्यवस्था भी जीपीडीपी के अंतर्गत करना है। ग्राम पंचायत को ये सुनिश्चित करना है कि हमारे गांव के लोगों को स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा मिले। इसके बाद है सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास। तो अगर ग्राम पंचायत में लोगों को ये सुनिश्चित करना है जीपीडीपी बनाते समय कि जो जिसकी जितनी योग्यता है उसको उस हिसाब से सम्मानजनक काम मिलना चाहिए, है ना। और जब काम मिलेगा तभी तो उनका आर्थिक विकास होगा। तो ये चीज़ भी सुनिश्चित करने की जवाबदारी ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने वाले लोगों की है कि वो बनाएं, ठीक है ना। इसके बाद है उद्योग नवाचार एवं मूलभूत संरचना। तो ग्राम पंचायत विकास योजना बनाते समय यह भी सुनिश्चित करना है कि ग्राम पंचायत में उद्योग कुछ भी नवाचार और मूलभूत संरचना बनाने का उचित व्यवस्था हो, ठीक है ना। माने लोग उद्योग लगाना चाहें तो लगा सकें, उनको सही ढंग से सुविधा ग्राम पंचायत दे। फिर है 10वां है लक्ष्य 10वां है असमानताओं में कमी। तो ये भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के सरपंच सचिवों की है कि उनके ग्राम पंचायत में असमानताओं में कमी हो, ठीक है। असमानता क्या, बहुत सारे लोगों को एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। अगर किसी शहर में लोगों को पेपर आसानी से मिल जा रहा है, राशन अच्छे से मिल जा रहा है, या अलग अलग सुविधाएं मिल जा रहा है, लेकिन वही सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत में लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये असमानता हो गया ना। तो इसी असमानताओं में कमी लाने के लिए व्यवस्था करना है। शहर का आदमी तुरंत हॉस्पिटल चला जा रहा है, हॉस्पिटल में उसको तुरंत टेटनस का टीका लग जा रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ टेटनस का टीका आया ही नहीं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत को ये सुनिश्चित करना है कि असमानताओं में कमी हम लाएं, या जितना संभव है धीरे धीरे हम इस ओर बढ़ें कि शहर में के लोगों को मिलने वाली सुविधाएं गांव में लोगों को मिलने वाली सुविधाएं दोनों बराबर हैं, हो जाएं, ठीक है। इसके बाद लक्ष्य 11वां है स्थायी शहरें और समुदाय। स्थायी शहरें और समुदाय ये क्या होता है, तो शहर जो है को हमको स्थायी बनाए रखना है। गांव वो स्थान है जहां उत्पादन होता है, शहर वो स्थान है जहां बिकता है। तो हमको ये व्यवस्था करना है कि हमारा ग्राम पंचायत भी स्थायी बना रहे, ठीक है। इसके बाद है लक्ष्य 12वां जिम्मेदार खपत और जिम्मेदार उत्पादन। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये जिम्मेदार खपत और जिम्मेदार उत्पादन क्या है। अगर देखिए हम जाते हैं किसी वृक्ष को काटते हैं, ठीक है ना, और वृक्ष को काट करके अपने घर ले जाते हैं तो वन विभाग हमको दंडित करेगा, हमारे ऊपर FIR कर देगा, ठीक है ना। लेकिन वही वन विभाग क्या करता है, स्वयं भी तो वृक्षों को काटता है, और तो वो काटता क्यों है भाई, उसको भी तो होना चाहिए, उसके ऊपर वन विभाग के ऊपर स्वयं भी हो जाना चाहिए FIR, लेकिन उसके ऊपर तो होता नहीं है। तो क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी के साथ उत्पादन करता है और जिम्मेदारी के साथ ही खपत करता है। आ रही बात समझ में, है ना। क्योंकि अब एक वृक्ष की आयु होती है, तो वन विभाग क्या करता है, वृक्ष की औसत आयु बीत जाने पर उसको काटता है और उसको काट करके बेचता है और उसके स्थान पर नए पौधे लगा देता है। अब उसको काट करके बेचता इसलिए है क्योंकि मानव समाज को, सभ्यता को के विकास के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। तो लकड़ी की आवश्यकता कैसे पूरी होगी, वृक्ष को तो काटना ही पड़ेगा ना। लेकिन नियंत्रित रूप से उसको वन विभाग काटता भी है और बेचता भी है। तो इसी को कहते हैं जिम्मेदारी के साथ खपत और जिम्मेदारी के साथ उत्पादन, है ना। लिख का फकीर नियम को बन जाना है कि नहीं, पर्यावरणविद बन गए हैं हम, वृक्ष नहीं काटने देंगे भाई और उत्खनन नहीं होने देंगे। क्यों, अगर ऐसा हम करते हैं कि वृक्ष नहीं काटने देंगे, बॉक्साइट नहीं उत्खनन होने देंगे, कोयला नहीं उत्खनन होने देंगे, लोहा नहीं करने देंगे, तो मानव सभ्यता के विकास के लिए तो ये सब आवश्यक चीज़ है ना। तो फिर कैसे करेंगे, बस नहीं होगा, मोटरसाइकिल नहीं होगा, हवाई जहाज नहीं होगा, तो हम लोगों को तो फिर से जंगल में जा कर के रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको जिम्मेदारी के साथ उत्पादन भी करना है, जिम्मेदारी के साथ खपत भी करना है। आगे बढ़ते हैं लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन। तो ग्राम पंचायत जीपीडीपी बनाते समय यह भी सुनिश्चित कर ले कि हमारे जो जलवायु है उसको हम किस प्रकार से अच्छा रख सकते हैं।
वृक्षारोपण का उसमें कॉलम लगा सकते हैं, है ना, जीपीडीपी बनाते समय, इत्यादि इत्यादि। हमको वो सारे उपक्रम करने हैं पर्यावरण को बचाने के लिए भी, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, जल के नीचे का जीवन, मतलब हमको भूजल संवर्धन के लिए भी जीपीडीपी बनाना है कि हम केवल भूमि से जल नहीं निकालते रहें, बल्कि भूजल को रिचार्ज करने का भी व्यवस्था हम करते रहें। तो जीपीडीपी में हमको इसको भी निश्चित रूप से डालना है। फिर आगे आते हैं, भूमि पर जीवन, सभी लोगों के लिए भूमि की उपलब्धता हो, ये भी सुनिश्चित करना है हमें ही मानव समाज में, है ना। ठीक है, ये भी आवश्यक है कि सभी लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप जमीन मिले। फिर आगे, शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थान। देखिए, किसी भी समाज में शांति तभी होगा जब उस समाज में सशक्त संस्थान होंगे। ठीक है, अगर पुलिस व्यवस्था नहीं होगा तो शांति होगा क्या? नहीं होगा। अगर न्यायालय नहीं होगा तो क्या सब शांति मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। अगर पंचायत राज व्यवस्था नहीं होगा तो क्या डिसेंट्रलाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। तो करना क्या है हमको मजबूत संस्थान, मजबूत और सशक्त संस्थान बनाना है। ठीक है, जिसके पास इतना पावर हो कि वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सके, जो लोगों को दंडित कर सके, जो लोगों को प्रमोट कर सके। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी भी हम ही को है। फिर लक्ष्य 17वां है, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये सबसे महत्वपूर्ण है जीपीडीपी बनाते समय। क्यों? क्योंकि जीपीडीपी किसी एक का काम तो है नहीं भाई। लक्ष्यों के लिए भागीदारी मतलब जो भी लक्ष्य हमको हासिल करना है वो कोई एक आदमी अकेला ना हासिल करे। ठीक है, वो समूह मिल करके हासिल करे। ठीक है, जो जीपीडीपी बनना है केवल सरपंच ना बनाए, केवल सचिव ना बनाए, केवल कर्मचारी ना बनाए, बल्कि जो जीपीडीपी बनने वाला है वो समस्त ग्रामीण मिल करके बनाए। ठीक है, तो जो हमको मिलने वाला जो लक्ष्य है वो सामूहिक हासिल हो। ठीक है, तो यही है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जीपीडीपी अब बनाना है। अब जीपीडीपी का एक डेट भी फिक्स हो गया है, जो पत्र है, पत्र के अनुसार जीपीडीपी का डेट भी फिक्स कर दिया है शासन ने। तो इस वर्ष सरकार ने जीपीडीपी जो बनने वाली है उसके लिए डेट फिक्स किया है। ठीक है, तो ये डेट क्या है कि 5 सितंबर 2020 तक राज्य, जिला, जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों का नामांकन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 7 सितंबर तक मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण हो जाएगा। ठीक है, 10 सितंबर तक ग्राम सभा, वर्चुअल ग्राम सभा, पंचायत समिति की बैठक का निर्धारण हो जाएगा। तो ये ग्राम पंचायत में जो जीपीडीपी का प्लान अप्रूव होने वाला है, मतलब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पहले कागज वागज में जो बना करके अप्रूव ग्राम सभा करेगी ना, तो किस किस दिन किस किस ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन होगा, इस शेड्यूल का निर्धारण भी 10 सितंबर तक कर देना है। ठीक है, फैसिलिटेटर का प्रशिक्षण। अब फैसिलिटेटर कौन है? ग्राम पंचायत का जो सचिव है वही है ग्राम पंचायत का फैसिलिटेटर, या फिर वहाँ का रोजगार सहायक है। इन लोगों को प्रशिक्षण देना होगा ना कि वो किस प्रकार से जीपीडीपी बनेगा। तो ये प्रशिक्षण जो है 18 सितंबर को दिया जाना है, 18 सितंबर तक दिया जाना है। इसके बाद है मिशन अंत्योदय सर्वे, 20 सितंबर 2020 तक मिशन अंत्योदय सर्वे, मिशन अंत्योदय का सर्वे। इसमें जो भी प्लान बनने वाला है तो हमको सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा ना कि हमारा ग्राम पंचायत अभी कहाँ पे है और उसको हमको लेके कहाँ पे जाना पे है। तो अभी हमारा ग्राम पंचायत कहाँ पे है, इसके लिए ये मिशन अंत्योदय ऐप है। मिशन अंत्योदय के अंतर्गत ही वो बिंदु हैं जिसमें खोजा जाएगा कि हमारा ग्राम पंचायत अभी कहाँ पे है और उसको विकास के लिए हमको किधर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान परिस्थिति का पता लगाने का ही काम है मिशन अंत्योदय सर्वे। ठीक है, फिर है सहयोगी विभागों के मैदानी अमलों की नियुक्ति। ये कब तक करना है? 25 सितंबर 2020 तक। मतलब
जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तो इसका मुख्य हो गया ना। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मतलब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 29 विषय संविधान में, भारतीय संविधान ने दिए हुए हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। तो ये 29 विषय से संबंधित 18 जो विभाग हैं, वो 18 विभाग के जो मैदानी अमले के कार्य करते हैं, जैसे शिक्षा विभाग का शिक्षक हो गया, हेडमास्टर हो गया, है ना, कृषि विभाग का सहायक कृषि विस्तार अधिकारी हो गया, है ना, पशुपालन विभाग का AVFO हो गया, महिला एवं बाल विकास विभाग का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, है ना, स्वास्थ्य विभाग का मितानिन हो गई। ये सब जो जमीनी अमले के कार्यकर्ता हैं, उनका निर्धारण करना है 20 तारीख तक कि वो लोग भी अपने अपने विभाग के कामों को GPDP में जुड़ाएं। फिर जन सूचना बोर्ड की जियो टैग फोटो अपलोड करना, है ना। पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड ये बनाया जाएगा सभी ग्राम पंचायत में। पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड मतलब ग्राम पंचायत में का जो प्लान है GPDP आगामी वर्ष के लिए जो बना, वो क्या क्या है, उसको क्या बना करके ग्राम सभा जब अप्रूव कर देगी तो दीवार पे लिख देना है, ताकि जितना लिखा हुआ है आगामी वर्ष में उतना ही काम हो, है ना। इसके बाद आगे क्या है, ग्राम सभा की ये कब तक करना है, इसके बाद है ग्राम सभा की जियो टैग फोटो अपलोड करना। ग्राम सभा जो हो रहा है उस ग्राम सभा होते हुए का फोटो भी अपलोड किया जाना है। फिर GPDP को प्लान प्लस एप्लीकेशन में अपलोड करना। फिर ये जो GPDP बना, जो अप्रूव हुआ, उस अप्रूव को प्लान प्लस में अपलोड भी करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति डिजिटली रूप से देख के समझ सके कि मेरे ग्राम पंचायत में का GPDP प्लान आगामी वर्ष के लिए क्या क्या बना है ना। तो ये इतना ये 10 बिंदु हैं। इन 10 बिंदु में तिथि भी निर्धारित कर दिया गया है कि इस स्थिति तक ये काम हो जाना चाहिए, है ना। तो आशा है आप लोगों को GPDP ग्राम पंचायत विकास योजना समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप लोग भी अपने अपने ग्राम पंचायत में पता कीजिए कि आपके ग्राम पंचायत का GPDP प्लान कब से बनना चालू हो रहा है ना, और उसमें अपना सहयोग दीजिए, ठीक है। और अपने ग्राम पंचायत को समृद्ध और सशक्त बनाइए। आप सभी लोग मेरे वीडियो को देखें, है ना। आप सभी लोगों का धन्यवाद।